नमस्ते सर। हाँ, ये बैठिए बैठिए। बैठ थैंक यू जाइए। सर। थैंक यू सर। बेबी कुमारी, यस सर। अभी आप क्या कर रही हैं? सर मैं वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। आपने स्नातक कब किया है? सर 2012 में। 2012 में किया है। यस सर। उसके बाद से आप तैयारी कर रही हैं? नो सर। इसके बाद मेरी शादी हो गई, बीच में मेरी स्टडी मिस हो गई। मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। फिर मैंने अपनी तैयारी 2018 से शुरू की। ये इंटरव्यू बोर्ड को आप अपने बारे में कुछ इस प्रकार से बताइए, अपना परिचय दीजिए, ताकि इंटरव्यू बोर्ड को यह लगे कि यू आर ए सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ईएसआई। आप बताइए। सर सर मेरा नाम बेबी कुमारी है और मैं बक्सर जिले ब्रह्मपुर प्रखंड हीरपुर गांव से हूँ। अच्छा और अच्छा। मैंने अपनी स्नातक वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से किया है राजनीति शास्त्र में। और सर पिछले 8 सालों से मैं विवाहित हूँ और एक 6 वर्षीय पुत्री की माँ भी। सर मैं अपने कार्य के प्रति समर्पित हूँ और समयनिष्ठ हूँ और अनुशासित भी। और सर मैं अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन को बेहतर तरीके से बैलेंस करती हूँ, तो इस तरह। बहुत अच्छी बात है। आप बताइए कि आपके अंदर जो इस तरह से गुण है, क्वालिटी है, इस क्वालिटी को आप ईएसआई के रूप में किस प्रकार से व्यवहारित करेंगी, कैसे इस्तेमाल करेंगी? सर मैं एज ए ईसाई जो अ, हमारे एक्ट और नियमावली हैं उनके अधिकार नियमावली के समान परिवर्तन में योगदान दूंगी। और जो हमारे द्वारा कार्य निर्धारित हैं या हमें जो आदेश मिलेंगे मैं उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पालन करूंगी। अच्छा अच्छा। अच्छा, बताइए कि आप अगर अगर ईएसआई के रूप में आपका सिलेक्शन होता है ना, तो यस। वहाँ पे आपका क्या कर्तव्य होगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार से आप करेंगी? सर वहाँ पे मुझे एज ए ईसाई ये कर्तव्य होगा कि बिहार मोटर वाहन अधिनियम 1992 और करारोपण अधिनियम 1994। सर माफी चाहती हूँ, बिहार मोटर वो जो नियमावली है 1992 और करारोपण अधिनियम 1994 के द्वारा प्रवर्तन सारे नियमों नियमावली पे वर्क करूंगी, उसका पालन करूंगी। और जो गाड़ी का चालन वालन होगा उसको जांच करूंगी, टैक्सेस जांच करूंगी। और सर जो सौजन्य अनुदेश सहित जो हमें मिलेंगे आदेश उनका भी मैं पालन करूंगी, जो डीटीओ द्वारा मुझे सौंपे गए हैं, सौंपे जाएंगे सर। अच्छा मैं अच्छा। अच्छा, पूरी ये ईमानदारी बताइए और कि निष्ठा के साथ उसका काम करूंगी। अगर कोई व्यक्ति बिहार में शराब पी करके गाड़ी चलाता हुआ पाया गया, तो आप वहां पर क्या करेंगे? सर उसमें जो जुर्माना निर्धारित है एमपीआई एक्ट के द्वारा उसको मैं लगाऊंगी सर। कितना जुर्माना है? सर एग्जैक्ट नहीं याद है लेकिन अनुमान लगा सकती हूँ। हाँ, बताइए। सर 5000। 10,000। सॉरी सर। ठीक है, और बताइए कि अगर कोई यंगस्टर है, तब कोई बच्चा है जो 16 साल से कम उम्र का है, अगर उसने कभी गाड़ी चलाया हो और आपके पास से गुजरा हो, आपके संज्ञान में आता है, आप उसे पकड़ती हैं, तो वहां पर क्या करेंगे? आप उस बच्चे के साथ क्या करेंगे या उसके गार्जियन के साथ क्या करेंगे? आप क्या कार्रवाई करेंगे? सर बच्चे 16 साल का बच्चा अगर गाड़ी चला रहा है तो उसके द्वारा जो निर्धारित किया गया है कि 16 साल के बच्चे को कितना तक गाड़ी चलाना है कितना नहीं है, तो उसको मैं पालन करूंगी। और उसके बाद उससे ज्यादा उसके गार्जियन को बुला के उससे बात करूंगी और उसे कन्विंस करने की कोशिश करूंगी कि ऐसा ना करे। मोटर वाहन अधिनियम, जो संशोधन अधिनियम 2019 है, उसको आपने पढ़ा है?
सर मैं अभी उतना अच्छी तरह से तो नहीं पढ़ी हूँ, में लेकिन पढ़ रही हूँ पेनाल्टी सर है। मैंने। हाँ, कुछ पेनाल्टी है ना। इसमें 25,000 पेनाल्टी के गार्जियन को देना होगा ना। और अगर नहीं जमा यस। करने पर जेल की सजा भी हो सकती है। ठीक है। यस। यस सर। ये जानकारी रखना है। ठीक मैं है ना। पढ़ लूंगी सर। यस। जो नंबर प्लेट होता है, व्हीकल्स के नंबर प्लेट में जो डिजिट्स होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, है ना, अल्फा न्यूमेरिक जो यस नंबर्स होते हैं, वो किस मीडियम में हो सकते हैं, कौन कौन से लैंग्वेज में हो सकते हैं? सर, वैसे तो मैं मोस्टली दो लैंग्वेज देखती हूँ, एक रोमन देखती हूँ, एक गणितीय में होते हैं और एक इंग्लिश में होते हैं, जो स्टेट के फर्स्ट और लास्ट वर्ड रहता है। नंबर प्लेट का आप अर्थ बताएंगे कि पहला जो आपका अल्फाबेट्स होता है, या फिर लास्ट में जो न्यूमेरल्स होते हैं, उससे क्या मीनिंग होते हैं? सर जहाँ तक जैसे बिहार है तो उसमें पहले जो पहला होगा अल्फाबेट्स बी, और लास्ट का जो होगा आर। हाँ, बी आर होगा, बी आर से बिहार होगा। उसके बाद यस। कहीं 01 होता है, 02 होता है, 03 होता है ना। ABCD कुछ रहता है, उसके बाद फिर नंबर होता है। इसका मीनिंग आप बता सकती हैं? सॉरी सर, नहीं बता सकते। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, आपने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है ना। यस। अच्छा, राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? सर अरस्तु महोदय को बोला जाता है, और आधुनिक राजनीति शास्त्र के पिता मैकियावेली को बोला जाता मैकियावेली। मैकियावेली की है। रचना यस कुछ सर। कोई रचना उनकी है, बता सकते हैं आप? यस सर। क्या नाम है? द प्रिंस। द प्रिंस। अच्छा, अभी जो बिहार में पॉलिटिकल फिनोमेना जिस तरह से चल रहा है, कि बिहार के मुख्यमंत्री महोदय ने NDA के गठबंधन को छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाया है ना। इस पॉलिटिकल परिदृश्य को आप किस प्रकार से देखती हैं? इसके बारे में आपको क्या कहना है? आप तो पॉलिटिकल साइंस की विद्यार्थी हैं, इस पर कुछ अपना प्रकाश डालिए कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है। सर जहां तक मेरा मानना है कि ये पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं तो मुझसे इससे नहीं होता। मैं जानती हूँ कि जो भी आए और अच्छा काम करे, और सिर्फ बिहार में एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट की जरूरत है। अब अच्छे गवर्नमेंट वही हो जो बिहार की असली चीजों को देखे। हमारी गवर्नमेंट हमारे मेन मूल आवश्यकताओं को देखे कि हमारी पब्लिक, हमारी जनता को जरूरत क्या है। क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता की प्रतिनिधि के द्वारा ही हम शासन करते हैं, मतलब लोकतंत्र हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा शासन होता है। लेकिन मैं इस बारे में बोलूंगी कि जो भी आए अब अपनी जरूरत देखे, जैसे रोजगार देना, या महिलाओं की असमानता को दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, और शिक्षा में, कुपोषण में, हर चीज में अच्छा ध्यान दे। मैं यही चाहूंगी कि गवर्नमेंट जो भी आए अच्छा काम करे। नहीं नहीं, ये हमने पूछा है कि इस पॉलिटिकल परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं, है ना। ये जो जिस प्रकार से NDA से, है ना, महागठबंधन की सरकार अभी बनाई गई है, ये किस प्रकार की पॉलिटिक्स है, क्या है ये? कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार अवसरवादी हैं, या बार बार मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने ऐसा अपना ना तरीका अपनाते रहते हैं। तो आपका क्या कहना है? सर मेरा इसमें मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती। मुझे बस यही है कि जो भी गठबंधन बना है, जिसके साथ वो सरकार अपना राजद के साथ बनाए हैं, वो आए और मिल के काम करे, बस मैं यही कहना चाहूंगी सर। बिहार की मूलभूत समस्याओं को समझे और उसको दूर करे। और अभी आप ये भी नहीं, इसमें आपने देखा होगा कि बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष थे विजय कुमार सिन्हा, वो इस्तीफा नहीं दे रहे यस। थे, है ना। जबकि यस सर। NDA की सरकार नहीं थी, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और इसके क्या प्रभाव हो सकते थे? अगर इस्तीफा नहीं देते तो क्या होता, किस प्रकार सरकार गठन होता, क्या होता, क्या हुआ है? सर इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं। अच्छा, अखबार नहीं पढ़ती हैं? सर मैं अखबार पढ़ती हूँ, लेकिन जैसे इंटरनेशनल नेशनल पे ज्यादा वो ऐसे मैंने पढ़ा है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, फिर सुने हैं कि वो देने वाले हैं और उनके बदले में अवध बिहारी बनने वाले हैं।
अच्छा अच्छा। आज के अखबार में मैंने पढ़ा था। ये बताइए कि अभी जो अपने आईआर भी आपने पढ़ा होगा, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा होगा। यस सर। भारतीय विदेश नीति के कौन कौन से आधार है, निर्माणक तत्व क्या है? भारतीय विदेश नीति के निर्णायक तथ्य है जैसे आर्थिक संतुलन स्थापित करना, व्यापार हो उसमें, प्लस पर्यावरण परिस्थिति को देखते हुए, हाँ हाँ, और बताइए। शांति स्थापित, और और शांति, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना। अच्छा अच्छा। कुछ ऐसे समझौतों के बारे में बताइए जो आजादी के बाद से अभी तक हुए हैं भारत और पड़ोसी देशों के साथ। सर 1970। जैसे पंचशील समझौता है, सर पढ़े होंगे। पंचशील लाहौर समझौता। समझौता है, सब पढ़ी फिर हैं आप। उसके बाद यस सर, गुट निरपेक्ष आंदोलन भी है सर। कासगंज समझौता है ना? तो ठीक है, यस सर, मैडम आपसे बात करेंगे। कासगंज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो अभी मैंने सच सुना कि सर ने आपसे पंचशील समझौते इन सब के बारे में पूछा। यस। आप मुझे बताइए कि ये इब्राहिम अकॉर्ड का नाम आपने सुना है? इसराइल के। यस। हाँ। यस मैम। इसराइल और किस कंट्री के बीच में हुआ था? इसराइल और फिलिस्तीन। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में तो ऐसा कोई अभी समझौता नहीं हुआ है। यूएई के बीच में हुआ है, बहरीन के बीच में हुआ है, ट्रम्प सरकार द्वारा। ये मुझे बताइए कि जो हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन का क्या मतलब होता है? इंटरनेशनल रिलेशन मैम, जैसे हम एक दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करते हैं, उसके तहत हम विभिन्न समझौते जैसे आर्थिक मुद्दे पे, कल्याणकारी मुद्दे पे, या पर्यावरण परिस्थिति जैसे मुद्दे पे समझौता करते हैं। अब एक स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड यूनिपोलर होता जा रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है अब यूनिपोलर हो रहा है? सॉरी मैम। मैं दूसरे तरीके से पूछती हूँ। जैसे कहा जाता है कि ग्लोबलाइज हैं हम लोग, लेकिन हम देख रहे हैं यस। कि देश अपने तक ही सीमित रख रहे हैं अपने को, अपनी पॉलिसी देख रहे हैं, अपने नागरिकों को देख के ही अपनी फॉरेन पॉलिसीज भी बना रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग ग्लोबलाइजेशन से दूर होते जा रहे हैं? हाँ मैम, ऐसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में एक दूसरे की मजबूरी या जो भी प्रॉब्लम हमें समझना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी संधि पे हस्ताक्षर करे, ताकि दोनों देश या पर्यावरण परिस्थिति को देख के लेके चले और दोनों देश लाभान्वित हो। अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट से तो रिलेशन स्थापित नहीं हो सकता। अच्छा, ये मुझे बताइए कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी के बीच में अगर चुनना हो किसी नागरिक, ठीक है, तो उसे यस क्या चुनना चाहिए? मैम, फंडामेंटल राइट्स। क्यों? ड्यूटी क्यों नहीं चुनना चाहिए उसे? क्योंकि मैम वो संवैधानिक तौर पे उसे हम अगर कोई उल्लंघन करे तो हम न्यायालय तक जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय का सहारा ले सकते हैं उल्लंघन के मामले में, तो वो ज्यादा फंडामेंटल राइट ज्यादा ट्रस्ट के हैं। तो मुझे मुझे जहां एक तक लगता है फंडामेंटल राइट ज्यादा इफेक्टिव। अच्छा, ऐसा क्या करना पड़ा कि जैसे हमें संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी डालना पड़ गया? जैसे मैम हम हमारे लिए जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे लिए सारा अधिकार बना है, जैसे मुझे जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। लेकिन मुझे लगा इसके साथ साथ कर्तव्य भी बनाना चाहिए था, जैसे नागरिकों का अधिकार के साथ साथ मूलभूत कर्तव्य भी होनी चाहिए। शायद इस तत्व को ध्यान में रख के फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई गई, क्योंकि अधिकार के कर्तव्य के बिना अधिकार अधूरा है। आप मुझे ये बताइए कि डीपीएससी के अंदर
क्या क्या महिलाओं से रिलेटेड आर्टिकल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर महिलाओं से रिलेटेड क्या क्या आर्टिकल्स? सर मैम एक बार फिर से बोलने की कृपा प्रदान करें। टीपीएसपी आप जानते हो, डायरेक्टिव यस मैम। प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें महिलाओं यस से मैम। रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क, यस मैम। समान वेतन का। समान। हाँ। यस मैम। इस- अ, समान अ, काम समान। हम्म, तो ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? मैम वो नीति निर्देशक तत्व के तहत 39 एक्ट 39 के तहत आता है कि महिलाओं को भी जैसे समान वेतन मिलना चाहिए, समान वर्क समान समान काम समान वेतन। आवाज आ रही है? मैं यस सर। पॉलिटिकल साइंस से आपने ग्रेजुएट किया है। ये यस सर। फाइनेंस बिल और मनी बिल में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस बिल एंड मनी बिल? सर फाइनेंस बिल जो पारित होता है उसमें लोकसभा पारित कर देती है तो राज्यसभा भी उसे रोक सकती है, लेकिन मनी बिल ऐसा है जिसे लोकसभा ही पारित करती है और उसे राज्यसभा की ओर भेजती है। तो राज्यसभा अगर 14 दिन तक उसमें कोई अपना रिपोर्ट नहीं देता है तो उसे पारित मान लेती है। अच्छा, जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है अपॉइंटमेंट के लिए? कि अपॉइंट की एलिजिबिलिटी क्या होती है हाई कोर्ट में जजेस के? सर वो किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील हो और किसी के लाभ के पद पे ना हो और उसका एज कैटेगरी 60 और 62 होना चाहिए सर, जैसे 62 लास्ट तक होना चाहिए और फर्स्ट का नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे ईएसआई के रूप में आप अपॉइंट होती हैं, तो उस वक्त सर आप एज ए इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के रूप में वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे उसे स्ट्रेंथ देंगे? सबसे पहले सर मैं जिस फील्ड में जा रही हूँ उसमें मैं जहां तक समाज में या महिलाओं के मन में है कि उस फील्ड में महिलाओं के लिए सेफ नहीं सुरक्षित नहीं है, इस चीज को मैं पहले दूर करूंगी। मैं उन्हें समझाऊंगी, उन्हें कन्विंस करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी कि महिलाएं पैदा नहीं होती, महिलाएं बनाई जाती। हमें ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें पुरुषों से बराबर नहीं कर सकते। ये हमारे समाज में लिंग सापेक्ष नहीं, परिस्थितियां सापेक्ष होती। जैसे पूर्वोत्तर भारत में जाके देखिए महिलाएं कृषि कार्य करती हैं, या बड़े बड़े होटल रेस्तरां में देखिए तो सेफ कुक मेल ही होते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये जो लिंग असमानता विभेदता जो समाज में बैठा है इसको मैं दूर करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रशासन में जाना या उनके लिए अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं। मन में विश्वास कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। अच्छा, ऐसा ही। बिहार सरकार का कोई ऐसा योजना बताइए जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता हो। बिहार सर गवर्नमेंट सबसे ने पहले कौन सी तो योजना लॉन्च किया? सर सबसे पहले तो ये जो 35% आरक्षण देके गवर्नमेंट ने सशक्तिकरण की ओर बहुत बड़ा कदम बढ़ाया है। नंबर 2, जो पंचायत में भी 50% जो बिहार पहला ऐसा स्टेट है वो भी है। और एक जो 7 निश्चय योजना के तहत सशक्त महिला सक्षम महिला देना, या लड़कियों को प्रोत्साहित देने के लिए जो बीपीएससी में भी पीटी क्वालिफाई करने के बाद जो प्रोत्साहन राशि के रूप में देना, इस अपने आप में एक सशक्तिकरण के रूप में बहुत बड़ा कदम है गवर्नमेंट की। अच्छा, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और स्टेट ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, कौन सा पद बड़ा होता है? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा पद कौन सा है? स्टेट ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी या स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर? सर स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर।
स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आपका कहना है? यस यस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इन्फोर्समेंट जो वर्ड होता है उसकी मीनिंग क्या होती है? सर उसका मीनिंग होता है परिवर्तन, मतलब लागू कराना। इन्फोर्समेंट परिवर्तन, लागू करना, नियम नियमावली को लागू कराना। अच्छा, एक स्वर भंडार जो है, बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा स्वर भंडार मिला है? भारत का सबसे बड़ा स्वर भंडार बता सकती हैं? सर सॉरी, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। एक Sorry, sir. मिशन बहु भूमिपुत्र, एक मिशन भूमिपुत्र एक ऐप लॉन्च किया गया है, उस राज्य के बारे में बता सकती हैं? किस गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए? सॉरी सर। अच्छा, अभी बिहार सरकार में विपक्ष अपोजिशन लीडर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में किसे नियुक्त की गई? सॉरी सर, अभी कैबिनेट। ठीक है, बहुत अच्छा। प्रेशर फील कर रही हैं? नो सर। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? आप खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं? सर खाली समय में किशोर कुमार के गाने सुनती हूँ और भारतीय व्यंजन बनाने की कोशिश करती हूँ, मुझे अच्छा, पसंद भारतीय है। व्यंजन बनाना पसंद करती हैं। आप किस प्रकार का व्यंजन बनाना पसंद करती हैं? सर मैं भारतीय व्यंजन बनाती हूँ तो करीब करीब कुछ कुछ स्टेट का व्यंजन बनाने की कोशिश करती हूँ, जैसे साउथ इंडियन या हिमाचल प्रदेश का कुछ, जैसे क्या है या हिमाचल प्रदेश का नॉर्थ। क्या है? हिमाचल प्रदेश के कुछ व्यंजनों के नाम आप बता सकती हैं? सर वो बॉयल करके मोमोज जो बनता है, अच्छा अच्छा। तो किशोर और कुमार के खासकर वो जो भारतीय। किशोर कुमार के गाने सुनना पसंद करती हैं, तो कोई एक गाने का बोल आप बताइए जिसको ज्यादा आप पसंद करती सर एक ऐसे तो उनके बहुत सारे गाने सुनती हूँ, लेकिन एक ऐसा गाना है जो मुझे काफी मोटिवेट करता है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हैं? बहुत अच्छा। ओके, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, जा सकती हैं। थैंक यू। कैसा रहा? सर जहां तक मुझे लगा ना कि मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे वो जो बिहार मोटर वाहन एक्ट में थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, प्लस बिहार का जो कैबिनेट वैबिनेट के जो मिनिस्टर नए चेंज हुए हैं उनके बारे में मुझे पढ़ना है, जहां तक मुझे लगा। अब आप बता दीजिए सर। हाँ, करेंट अफेयर्स पे नजर रखनी है। बाहर कहीं रह रही है ना? यस। कहीं बाहर रहती है ना? हाँ सर, बाहर हाँ ही। तो हाँ, बिहार का न्यूज पढ़ना होगा, बिहार का करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, जो बिहार में घटनाएं घटित हो रही इसको देखना है। और थोड़ा सा मोटर वाहन अधिनियम पर भी नजर रखना है। बाकी पर्सनालिटी अच्छी है, जवाब देने का तरीका अच्छा है, शालीनता है, गंभीरता है ना, मैच्योरिटी है। सब इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारी क्वालिटी है वो सब एडमायरेबल है, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा और भी समय है। इंटरव्यू कब है? सर 13 को है, सेकेंड शिफ्ट में है। 13 को है, तो ये कर लेना यस है। सर। और अगर पटना आना होगा तो आकर के यहाँ पर अपना एक बार ऑफलाइन में भी ठीक है, देख मैं लेना या देखूं, फिर। कोशिश करूंगी सर मैं आकर एक बार ऑफलाइन दे दूं। हाँ, और सर मैं एफबीआई एक्ट के तहत मुझे थोड़ा सा पीडीएफ सेंड कर देते तो सही रहता सर। ये वाला पीडीएफ नहीं मिला है, सब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मोटर व्हीकल एक्ट का? सर उसमें क्वेश्चन है बस, एमबीआई जो मोटर विभाग, एमबीआई नियमावली है जो 1992, एमबीआई 1992 अच्छा नियमावली है ठीक है, एक्ट तो। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन है और आंसर भी उसका है मोटर व्हीकल एक्ट का, हम करके यस भिजवा देते हैं। ठीक है ना? ठीक ठीक है, है, थैंक यू सर। ठीक ठीक है ठीक। सर। ओके, ठीक है, बढ़िया से करिए।